हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? तैयारी, रोकथाम व न्यूनीकरण के केंद्र बिंदु वाला आपदा प्रबंधन चक्र। ठीक है, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आपदा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, आपदा प्रबंधन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे, व आपदा की रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपदा की तैयारी और न्यूनीकरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना से देखो। देखो, आपदा प्रबंधन जो है ना, आपदा प्रबंधन उपाय पहले के समय में अधिकतर राहत कार्यों के रूप में मुख्य लक्ष्य होता था। ठीक है, पहले के बारे में बता रहे हैं, जिसमें क्या होता था कि आपदा जो हुई उसके पश्चात पीड़ितों को राहत दी गई, उनको वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। ठीक है, साधन उपलब्ध कराए गए और उन्हें वितरित किया जाता था। ये पहले की बात की जा रही है। ठीक है, आपदा प्रबंधन उपाय पहले के समय में। ठीक है, परंतु बाद के समय में क्या हुआ कि धीरे धीरे हमें ये महसूस किया गया हुआ कि इस तरह की आपदा प्रबंधन करने से उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करें कि आपदा की घटनाओं के पश्चात पीड़ितों के लिए उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसको करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या, बल्कि बेहतर यह रहेगा कि आपदा की रोकथाम और इसके न्यूनीकरण के उपायों को अपनाया जाए। अब हम देखते हैं कि कोई आपदा आ गई। ठीक है, आपदा के बाद जितना हम नुकसान हो गया हम उसको भरपाई करवा रहे हैं, हम वहाँ पे साधनों की उपलब्धता करा रहे हैं, हम भोजन की उपलब्धता करा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं उनका क्या? ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया गया कि हम क्या करें, आपदा के न्यूनीकरण को समझें। हम ऐसा समझें कि हम कम से कम क्यों नुकसान क्यों, इस बात पे ध्यान दे जाए कि जिसमें केवल जीवन की रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, उनकी संपत्तियों की क्षति को रोकने में और सहयोग को सहायता मिलेगी। इसके साथ ही क्या होगा, राजकोष पर वित्तीय दबाव भी कम होगा। ठीक है, तो यानी कि हम पहले से, ठीक है, हम ये ना सोचे कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होगी तब हम ये करेंगे। हम ये सोचे अगर वहाँ ऐसी स्थिति हो रही है, हमें लग रहा है कि हाँ वो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे जो मकान है वो कच्चे हैं, ठीक है, अगर आपदा आएगी तो वो घर गिर सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, तो उस हिसाब से हम पहले से क्यों ना वहाँ पे तैयारी रखें। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, एक चीज़ तो ये। और न्यूनीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय हम अपनाएं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि अगर भूकंप भी आ गया तो हमें कैसे बचना है, क्या क्या तैयारी करनी है। अगर हम पहले से तैयार हैं, हमें पता है क्या क्या चीज़ें करनी है, तो हम आसानी से उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। अगर हमें नहीं है पता कुछ भी तो ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें कही गई। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है, दोनों स्तरों पर आपदा प्रबंधन की दिशा के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दोनों स्तरों पर परिवर्तन हुआ है। और जो आपदा प्रबंधन चक्र है तथा आपदा संकट रोकथाम और न्यूनीकरण की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आपदा के विषय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, इसमें कह रहे हैं कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, क्या पढ़ रखा है हमने कि आपदा में जो आरंभ में क्या होता था कि आपदा प्रबंधन के उपाय में केवल पीड़ितों को राहत की वस्तुएं वितरित करना हो, यही उतना था, इतना ही होता था। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन याकोहामा, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, याकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति। देखो 1994 के पश्चात इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, अत्यधिक परिवर्तन आए हैं। और इनके इस सिद्धांत व दृष्टिकोण ने क्या किया, राहत से बदलकर इसकी दिशा न्यूनीकरण और रोकथाम की ओर कर दी है। ठीक है, अब याकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति क्या कहती है? देखो, ये कहती है कि आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी आपदा राहत से बहुत अधिक अच्छी है, क्योंकि वह ऊंची लागत से अस्थायी परिणाम देती है। ठीक है, परिणाम देती है, जबकि सुरक्षा में अंतिम सुधारों को पहले सहयोग में लाकर एकत्रित आपदा प्रबंधन पर इनको केंद्र बिंदु के रूप में अपनाने के लिए स्वीकार करता है। ठीक है, इतना यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर देखो, अब भारतीय संदर्भ में रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए के दृष्टिकोण को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो उस अधिनियम में क्या है, उस अधिनियम में कुछ बिंदुओं की बात की गई है। ठीक है, जो निम्नलिखित यहाँ पे बिंदु दी गए हैं, इनकी यहाँ पे बात करी गई है। तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा फर्स्ट, देखो फर्स्ट बिंदु कौन सा है कि आपदा की रोकथाम के लिए अथवा उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट कौन सा है कि विकास योजनाओं में, ठीक है, विकास योजनाओं में न्यूनीकरण के उपायों को एकीकरण करने के लिए उपाय किए जाएंगे। और आपदा स्थितियों व आपदा की किसी भी चुनौती के लिए
ठीक है, कोई भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई भी चुनौती हो आपदा की, तो प्रभावी अनुक्रिया के संबंध में तैयारी और क्षमता निर्माण करने के लिए उपाय किए जाएंगे। यानी कि कैसी भी आपदा की स्थिति अगर बहुत ज़्यादा भी हो गई है, ठीक है, तो उसको न्यूनीकरण करने के लिए, उसको फेस करने के लिए हम तैयारी और क्षमता निर्माण करने के लिए उपाय किए जाएंगे। और उपयुक्त लिखित 3 पहलू, जो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े, पर उपायों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के विभागों की भूमिका और उनके मंत्रालयों को निश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा। अब देखो इस तरह से क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आपदा प्रबंधन की दिशा में थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा दृष्टिकोण में परिवर्तन हमने देखा। ठीक है, चलो अब देखो आपदा प्रबंधन चक्र, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो आपदा प्रबंधन कोई एक सत्ता नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अनेक कार्य और हितकारियों, ठीक है, हितधारियों को सम्मिलित किया गया है। क्यों? क्योंकि आपदा को किसी विशेष क्षेत्र पर निश्चित नहीं किया जा सकता है। अब आपदा है ना, आपदा ना एक ऐसी घटना है जो कहीं भी आ सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, उसका कोई प्रॉपर वे नहीं है कि इस निश्चित जगह पे यहाँ आपदा आती है तो हमेशा यहीं पे आपदा आएगी एंड दैट्स ऑल। ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कभी होता है? आपने कभी देखा है कि एक जगह पे आ रही है और कहीं दूसरी जगह पे आती ही नहीं है? ऐसा तो कुछ कहीं पे नहीं लिखा है ना। तो आपदा क्या एक ऐसी घटना है जो कहीं पर भी, ठीक है, या फिर किसी भी समय पर तुरंत और अकस्मात घट सकती है। ठीक है, आपदा अनेक प्रकार की हो सकती है ना, और लोगों के जीवन तथा संरचनाओं को व्यापक रूप से नष्ट कर सकती है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आपदा की स्थिति का प्रबंध करने में आपदा प्रबंधन चक्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए जिनमें प्रासंगिक तरीके से आपदा को निपटते समय नए दृष्टिकोणों को अपनाते हुए लागू करना चाहिए। ठीक है, जो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर देखो आपदा प्रबंधन चक्र में, विभिन्न चक्र, ठीक है, विभिन्न पृथक या अलग अलग क्रियाकलापों, प्रयासों और विभिन्न हितधारकों को एकत्रित करना, और क्या आपदा से निपटने में नए मार्ग को बताना। ठीक है, जिनसे क्या होगा, जिससे राहत मूलक दृष्टिकोण से परिवर्तित करके सक्रिय रूप में दृष्टिकोण में बदला जा सके। ठीक है, अब देखो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है, उसमें देखो आपदा प्रबंधन का कार्य क्या है, योजना बनाने में, संगठन बनाने में, संयोजन करने में तथा उपायों को क्रियान्वित करने की सतत एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें क्या होगा, निम्नांकित तत्व आवश्यक और युक्त संगत है। कौन कौन से देखो, खतरे की रोकथाम हो गया, न्यूनीकरण हो गया, क्षमता निर्माण, ठीक है, आपदा से निपटने के लिए तैयारी, ठीक है, निकास, बचाव, राहत, तो ये सब चीज़ें किसमें आएंगी, पुनर्वास करना, पुनर्निर्माण करना, ये सारे के सारे पॉइंट देखो हमने इसमें पढ़े। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो हमारा था 2005 का, उसके अनुसार। ठीक है, फिर देखो आपदा प्रबंधन चक्र के चरण भी तो है ना कुछ इसमें। आपदा प्रबंधन चक्र को ना 3 चरणों में विभाजित किया गया। ठीक है, 3 चरण है इसके। ठीक है, इसके कितने चरण है, 3, जो कि जो है आपदा पूर्व, आपदा के दौरान या फिर आपदा के पश्चात। एक तो आपदा से पहले हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो आपदा से पहले अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पे आपदा आने वाले। देखो एक होता है संवेदनशील क्षेत्र, आपको पता होगा संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे कोई भी आपदा होती है, ठीक है, उसके आने की संभावना अत्यधिक रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपदा से पूर्व की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआती आपदा, ठीक है, आपदा हमें पता हो सकता है कि देखो वहाँ पे भूकंप आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो हाँ वहाँ बाढ़ आ सकती है, तो हम आपदा से पहले की तैयारी ऐसे होगी। आपदा के दौरान भूकंप आ गया, हमें क्या करना है, सुनामी आ गई, हमें क्या करना है, ठीक है, बाढ़ आ गई तो हमें क्या करना है, ये आपदा के दौरान। और आपदा के पश्चात, अब वो आपदा जांच हो चुकी है, पूरी तरह से जांच हो चुकी है, तो अब हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, पूरी लाइफ जो लाइफ है उसको दोबारा से नॉर्मल कैसे लेके चलना है उसको। ठीक है, पूरा का पूरा पुनर्निर्माण कैसे करके पूरा सब चलना है, ये सब होता है इसमें। ठीक है, आपदा के पश्चात जो चीज़ें हम देखते हैं। आगे चलो पढ़ते हैं। अब देखो आपदा से पूर्व हो गया, अब तैयारी हो गया, न्यूनीकरण, रोकथाम, ये सब चीज़ें। अब देखो आपदा से पहले, आपदा से पूर्व, देखो आपदा से पहले क्या होगा, आपदा से पहले के चरण में रोकथाम तथा न्यूनीकरण की कार्रवाई बहुत ज़्यादा प्रमुख है और महत्वपूर्ण है। अब इस रोकथाम के इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्या क्या आधारित है, देखभाल से अधिक महत्वपूर्ण आपदा की रोकथाम करना है। ठीक है, आपदा की रोकथाम, उस चरण में बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे इससे क्या होगा कि जो आपदा से होने वाले प्रभाव है ना, उनको हम कम कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं यदि हम प्रारंभिक चेतावनी पर ध्यान देकर करेंगे। ठीक है, हम पहले से वार्न किया गया है, हमें ये करना है, वो करना है, तो उन सब चीज़ों पर हम ध्यान दे करके, ठीक है, रोकथाम और न्यूनीकरण के उपायों के साथ हम बचाव कार्य को अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पर हम बच सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि
भारत में चक्रवात आना एक सामान्य से परिघटना होती है और इसकी चेतावनी बहुत पहले से ही दे दी जाती है, यानी कि हमें पता है वो आने वाला है। ठीक है, आपदा से पूर्व की बात है। अब यदि तैयारी के कार्य को बहुत पहले से आरंभ कर दिया जाए, ठीक है, हमें पता है कि ये चीज़ सिचुएशन आने वाली है और उसको हम बहुत पहले टाइम से हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ को फेस करना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, ठीक ठाक होगा हमारे लिए। ठीक है, अब यदि हमें पता है कि आने वाले, लेकिन फिर भी हमने अगर तैयारी नहीं कर रखी तो फिर अलग बात होगी। लेकिन हम बहुत पहले से तैयारी करेंगे तो क्या होगा, जो आपदा के पश्चात जो क्षति होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कम नुकसान होगा। ठीक है, उतना नुकसान नहीं होगा, उससे हम आसानी से बच सकते हैं। अब देखो आपदा के दौरान हमें क्या करना है। अब देखो आपदा के दौरान ना हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जो होता है कि हमें बहुत सुरक्षित देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सुरक्षित स्थानों पर जाना, जैसे कि मृतकों के लोगों को शवों की पहचान करना। ठीक है, बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आता है तो घर पूरा धंस जाता है। ठीक है, मकान गिर जाते हैं तो हमें मृतकों के शवों को पहचानना। ठीक है, कार्य का प्रबंधन करना, भवनों और सड़कों की जो मलबा होता गिर जाता है उसको उठाना, चिकित्सा, भोजन, पेयजल, ठीक है, भोजन की व्यवस्था, बचाव, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, ये सब किस में देखना है हमें, आपदा के दौरान हमें देखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, जब 2004 में भारतीय महासागर में सुनामी का प्रकोप हुआ था तब उन सब उपायों को लागू कर दिया गया था। अब आपदा के पश्चात हमें क्या करना है, सबसे मेन तो आपदा के पश्चात है। वो तो हमें पता है कि आपदा से पहले क्या करेंगे, आपदा के दौरान क्या करेंगे, आपदा के पश्चात क्या करना है। पुनर्वास करना, पुनर्निर्माण करना, पुनरुत्थान, ये सब चीज़ें क्या है हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके सब कुछ। इसका मतलब है कि पहले से जो चीज़ें चली आ रही है ना, वैसे ही लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस बनाना। एक होता है ना, एक रेगुलर हमारा जो डे होता है, शेड्यूल होता है, हमें सुबह हम ये काम करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे, एंड दैट्स हमारा पूरा जो डेली रूटीन होता है उसको पूरे से लागू करना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें जो होगी। ठीक है, इस चरण में क्या किया जाता है, इस अवधि में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना, वो उपाय किए जाते हैं कि सामाजिक और आर्थिक व भौतिक संरचनाओं को लंबे समय की अवधि में उसकी पूर्ति करते हुए हानि की भरपाई करना, उसमें सहयोग करना, सहायता करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, आपदा के पश्चात की। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है रोकथाम में हम कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, रोकथाम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कि पूरी तरह से ध्यान न देते हुए पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी, जैव भौतिक आपदा के न्यूनीकरण के साधनों उपायों को उपलब्ध कराना, ये सब रोकथाम के लिए हम करेंगे। न्यूनीकरण को हम क्या क्या चीज़ें आती है, तैयारी में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो वही सब चीज़ें मेन चीज़ हमने बताई, वो सारी चीज़ें वही हैं, अनुक्रिया, राहत कार्य। ठीक है, फिर हमारा पुनर्निर्माण। देखो और सब चीज़ें तो ईजी हैं, इनमें आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें, यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान क्या होता है। देखो पुनर्वास क्या होता है, यहाँ पे देखो, पुनर्वास करने की प्रक्रिया में सभी परिचालन व आपदा के बाद लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पीड़ित समुदाय को फिर से दोबारा से उसकी पूर्व स्थिति में लौटना, जिसकी वह पहले था, जब मैं अभी आपको बता रही थी ना। इसमें क्या होता है, आपदा के कारण उसमें जो परिवर्तन आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, उनको फिर से उत्साहित करना और उसको समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना और उसको समायोजित करना। ये सब चीज़ें किस में आएगा, पुनर्वास में, यानी कि जो मैंने अभी आपको बता रही थी सेम चीज़ इसमें है, यानी कि लाइफ साइकिल को पूरा सेम पहले की तरह लाना जो आपदा से पहले थी। ठीक है, पुनर्निर्माण। देखो पुनर्निर्माण में क्या होता है कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आपदा के पश्चात लोगों का पुनर्वास करना है, जिसमें समुदाय के लोगों को पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, इन कार्यों में क्या होता है, जो कार्य करने होते हैं वे हैं स्थायी और पक्के भवनों का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण से याद रखना, भवनों का निर्माण करना और सभी सुविधाओं का उपलब्ध कराना जो उनके पास पहले से मौजूद थी। ये किस में आएगा, पुनर्निर्माण में आता है। अब पुनरुत्थान में क्या आता है, पुनरुत्थान का अर्थ होता है पीड़ित समुदाय की आपदा से पूरे की जीवन स्थिति की बहाली, यानी कि पहले उनकी जो पीड़ित थे, ठीक है, पहले तो आपदा से पहले तो फिट होंगे, तो यानी कि इसमें क्या क्या स्वास्थ्य के लिए आएगा चीज़ें, मेन जो आएगा हमारा पीड़ित समुदाय की आपदा से पूर्व की जीवन स्थिति की बहाली अथवा उसमें सुधार के विचार के साथ आपदा के बाद पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण संबंधित निर्णय निर्धारण और कार्य करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, जोखिम न्यूनीकरण उपायों को प्रभावित क्षेत्र में वहाँ की स्थिति सुधारने और सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, इतना हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली। ठीक है,
बाकी राहत आप सब समझते ही हैं, ठीक है। राहत जो हमारी होगी, जो हम करेंगे बचाने की भोजन की व्यवस्था, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, राहत कार्य आएंगे, ठीक है। तैयारी जो हम करेंगे आप सभी को पता है, नॉर्मल चीज़ें जो अभी हमने समझाई वही सब इसमें है। जैसे कि हम खतरे वाली जगह हमसे दूर रहेंगे, भूकंप से बचने के लिए हम क्या क्या कार्य करेंगे, ठीक है। हम ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं सब वो इसी में वही है चीज़ें हैं, ठीक है। अब महिलाओं और वृद्धों को संवेदनशीलता पर जानकारी देना, ठीक है, उन्हें बचाना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, राहत में, ठीक है। अब देखो आपदा की रोकथाम। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि आपदा अत्यावश्यक और अपरिहार्य है, परंतु समुचित रोकथाम के उपायों से आपदा के प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। हम अगर उसके उपायों को समझ लें तो हम उसके प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने आपदा प्रबंधन पर सन 2001 में, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें क्या कहा गया है कि आपदा न्यूनीकरण के एक एकीकृत दृष्टिकोण के आवश्यक घटक के रूप में रोकथाम की संस्कृति को विकसित करना निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसमें टिप्पणी की है कि जो रोकथाम की इस संस्कृति है को लोगों, सरकार तथा अन्य संगठन आधारित समुदाय के बीच विकसित करना चाहिए, इसमें कहा गया, ठीक है। अब देखो आपदा रोकथाम की दिशा में जो उपाय यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ उपायों की सूची प्रस्तुत की गई है, उनको हम समझ लेते हैं क्या है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। समुचित और सफल आपदा न्यूनीकरण नीतियों को अपनाने के लिए जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक कदम, ठीक है। दूसरा क्या है, आपदा रोकथाम को आपदा राहत के लिए आवश्यकताओं को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। जैसे कि मतलब रोकथाम को आपदा राहत के लिए आवश्यकताओं को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, आपदा क्षेत्रों में ध्यान देना। और आपदा रोकथाम को कौन कौन से स्तरों पर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, एकपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास नीति योजना बनाने की प्रक्रिया में एक अटूट या एकत्रित हिस्सा या फिर भाग लेना उसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। और आएगा इसमें रोकथाम के उपाय जो स्थानीय समुदाय से जो भी हम उपाय हम करेंगे रोकथाम के स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, वो सब भागीदारी सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है। और आपदा के सन्निकट होने की स्थिति की जो चेतावनी है, तुरंत चेतावनी तथा उसके प्रभाव को संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सूचना को प्रसारित करना। अब आजकल तो सूचना के लिए बहुत ज़्यादा सही है मीडिया, इंटरनेट, ठीक है, सोशल मीडिया। पहले तो इतना वो नहीं होता था तो पता नहीं चल पाता था। आजकल अगर कहीं पे भी अगर हमारे कोई भी न्यूज़ है तो हमें तुरंत चंद सेकंडों में पता चल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, ठीक है। आगे देखो, समुचित अभिकल्प और विकास के ढांचों को लागू करने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा को समझाना। स्कूलों में क्या करना है कि समूह में, स्कूलों में हमें बच्चों को समझाना है कि किस तरह से अगर आपदा आ जाए, कोई भी भूकंप आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए तो हमें उससे कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें समझाना है। साथ ही आपदा रोकथाम की आवश्यक प्रौद्योगिकी के साझेदारों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से स्वीकृति होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो इतना हमने समझ लिया। अब देखो अनुक्रिया और पुनरुत्थान आधारित प्रयास यहाँ पर दिए गए हैं, और रोकथाम और जोखिम की कमी पर आधारित प्रयास, ठीक है। इनको हम पढ़ लेंगे, काफ़ी इसमें कुछ है नहीं डिफिकल्ट, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर वही टॉपिक आ गया तैयारी। देखो तैयारी क्या करनी है, आपदा से पहले की तैयारी, वही सब मेन चीज़ें जो भी हमने पढ़ी, ठीक है। देखो पहले से हम बचाव करने के लिए, देखो अगर हमें पता है कौन सी स्थिति पहले से आनी है तो हमें क्या करना है, उससे पहले तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज दैट हमें तुरंत पता चल गया है कि वहाँ पे भूकंप आने वाला है, ठीक है, इतनी तीव्रता से आ गया है, हमारा क्षेत्र संवेदनशील है, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत तेज़ से भूकंप आ रहा है, आ सकता है अगर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो चीज़ें होती है, हमें किसी खुले मैदान में जाना है। अगर हम सपोज दैट कि हमारा आना पॉसिबल नहीं हो सकता, हम किसी घर में हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसे जगह के नीचे छुपना है, ठीक है, जहाँ पे हम बच सकते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जिन पे अगर कहीं से कुछ गिर भी जाए तो हमें नुकसान ना हो। इस तरह से जो तैयारी होती है, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे जान मान का खतरा बहुत कम हो जाए, ठीक है। अब देखो आपदा तैयारी ढांचे के कुछ मुख्य घटक देखो, उनमें कौन कौन से हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ, तकनीकी और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, और इसके साथ ही क्या, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और इसी तरह से मानव और सामग्री संसाधनों से संबंधित उपायों को भी शामिल करने की आवश्यकता है।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में तथ्यगत दृष्टिकोण को उन्नत करने के उद्देश्य के साथ वार्तालाप, संवाद, सूचना संयोजन की परस्पर आदान प्रदान को उन्नत और सहयोग करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। अब देखो तैयारी जो हमने समझ ली, ठीक है। तैयारी हमें पता ही है, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। आपदा प्रबंधन जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें हमें पता है, ठीक है। हमें बेसिक चीज़ें इसमें पता है, बस हमें कुछ पॉइंट जो है समझने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ ऐसे पॉइंट आते जैसे कि अभी पढ़ा हमने पुनर्वास, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण, सेम सेम वर्ड आते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन से पॉइंट में क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें समझनी होती हैं। देखो तैयारी के इसमें प्रकार दे रखे हैं, 3 प्रकार इसमें दे रखे हैं, ठीक है। देखो लक्ष्य मूलक तैयारी, कार्य मूलक तैयारी और आपदा मूलक तैयारी, जिन्हें हम निम्नांकित हम चर्चा कर रहे हैं उनकी। देखो लक्ष्य मूलक तैयारी जो है ना, वो तैयारी करने की योजना एक विशिष्ट है लक्ष्य तथा उदाहरण के लिए देखो संवेदन समूहों के लिए, जो संवेदन समूह हैं उनके लिए योजना के विभिन्न प्रकारों को बनाने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि संवेदनशील कौन कौन आए, देखो महिलाएं हैं, ठीक है, अब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विकलांग हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि जो यंग है, ठीक है, यंग इंसान है, वो तो अगर आपदा कोई आ रही है तो वो आसानी से भाग सकते, दौड़ सकते, बच सकते हैं। लेकिन कोई बूढ़े हैं, ठीक है, बच्चे हैं, वो तो नहीं दौड़ सकते इजीली। कोई विकलांग है और जैसे महिलाएं हैं, कोई जैसे कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये इनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, तो ये ज़्यादा संवेदनशील समूह में आएंगे ना। आई होप आपको समझ आ रही मेरी बात। तो इनको हमें ज़्यादा हेल्प करनी, इनके लिए हम तैयारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका पहले ध्यान रखा जाए, ठीक है। इसमें पशुओं पर भी ध्यान देना है, उनको तो नहीं पता ना कैसे कहाँ भागना, कौन सी सुरक्षित जगह है, ठीक है। पशुधन के लिए विशिष्ट तैयारी की योजना की आवश्यकता होगी। देखो किसमें आएगा, लक्ष्य मूलक तैयारी में आएगा, ठीक है। लक्ष्य मूलक तैयारी में संवेदनशील समूह की बात करी जा रही है। संवेदनशील समूह यानी कि उनको खतरा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, ये सब तो सब है ही, ठीक है। अब देखो पशुधन तैयारी योजना, अब इनमें इन आंकड़ों पर आधारित तैयारी कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है इसको। और इसमें क्या होता है कि खतरों, समुदाय की रूपरेखा, पशुधन रूपरेखा तथा जोखिम में पशुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। जो पशुधन तैयारी योजना है उसमें पशु रोग विशेषज्ञ, कर्मचारी, दवाइयाँ और उपकर, सचल पशु योग इकाइयाँ, पशु रोग अस्पतालों, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें ये सब चीज़ें शामिल है, ठीक है। फिर देखो संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी योजना, इसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली समस्याओं से संबंधित चिकित्सा, ठीक है, स्वास्थ्य तैयारी में चिकित्सा और स्वास्थ्य के कारणों के न्यूनीकरण के लिए संयुक्त कार्य योजना का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन योजना में आएगा हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड होगा, उसमें आएगा कि जो कार्य लोगों के जीवन, पशुधन और संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा इसी संबंध में आपदा की तैयारी करने में जो समुदाय है अथवा लोगों को सम्मिलित करना है, ठीक है। और जोखिम आकलन, संवेदनशीलता का मूल्यांकन, संसाधनों का विश्लेषण, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर समन्वय योजना, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन प्लान, यह कहता है कि सभी संस्थानों में आपसी व्यवस्थिति स्थान प्राप्त करने के लिए समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब कार्यमूलक तैयारी में क्या आएगा, कार्यमूलक तैयारी की योजना विभिन्न कार्यों के उत्कीर्ण पर केंद्रित होती है, जिसमें निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया गया है। देखो 3 हमने पढ़े, 3 हम पढ़ रहे हैं, देखो कौन कौन से। लक्ष्य मूलक, जिसमें हमारे आएंगे कौन से समूह, संवेदनशील समूह। अब हम पढ़ रहे हैं कार्यमूलक, ठीक है। कार्यमूलक में जो चीज़ें आएंगी वो कौन कौन से आएंगी, मैपिंग, योजना, आपदा कार्य बल निर्माण, ठीक है, समन्वय के लिए संरचना, जागरूक अभियान, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आपदा मूलक तैयारी में आएंगे संरचनात्मक तैयारी के उपाय जो है, यह कौन कौन से, प्रति सक्रिय और पुनः सक्रिय उपाय जिसमें आएंगे, ठीक है। यानी कि आपदा के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और गैर संरचनात्मक तैयारी के उपाय में आएंगे कौन कौन से, बीमा योजना, सूचना, शिक्षा प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी, चेतावनी, ये सब चीज़ें किसमें आएंगी, गैर संरचनात्मक तैयारी के उपाय, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण को हम सभी समझते हैं कि आपदा के प्रभाव को कम से कम करना, ठीक है। आपदा प्रभाव को कम करने में सम्मिलित है कि कौन सा आपदा न्यूनीकरण, ठीक है।
ठीक है। अब आपदा न्यूनीकरण को भी हम दो दृष्टिकोण में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? संरचनात्मक दृष्टिकोण और गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। अब पहला हम पढ़ते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण। इसमें कौन कौन सा आएगा? देखो, संरचनात्मक दृष्टिकोणों को ना इंजीनियरिंग संरचना और गैर इंजीनियरिंग दो भागों में विभक्त किया गया है, दो में, ठीक है। इंजीनियरिंग संरचना उस संरचना को कहते हैं जिसमें क्या आता है कि वास्तुकार अभियंता तैयार करते हैं, फिर निर्माण करते हैं। कौन कौन से कार्य आएंगे इसमें? इसमें हमारे कार्य आएंगे गतिशील कार्य, जैसे कि योजना बनाना, पुल, बांध, भवन, मार्ग, इन सबको बनाने का कार्य आता है, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग की संरचना जो होती है, आपदा को कम करने या फिर रोकने में बहुत खर्चीली सहायक होती है। अब दूसरी ओर जो गैर इंजीनियरिंग है, देखो इंजीनियरिंग में कौन कौन सा आएगा समझ रहे हैं ना आप? जो कौन कौन से आएंगे? जो बनाने वाली काम आते हैं, ठीक है, तो गतिशील कार्य होते हैं जो हमने पढ़े। अब गैर इंजीनियरिंग जो संरचना होती है वो इस प्रकार की है कि उसे स्थानीय लोग जो होते हैं ना, स्थानीय जानकारी या ज्ञान कौशल के आधार पर निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि मौजूद मिस्त्री, कारीगर, बढ़ई, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। यानी कच्चा माल उपलब्ध कराना, सब चीज़ें किस में आएंगी? निर्माण की लागत बहुत कम होती है इसमें, और हालांकि यह आपदा से बचाने के लिए सक्षम नहीं होती। ये किस में आएगा? हमारा गैर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब गैर संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है, ठीक है, जो कि आपदा न्यूनीकरण का दृष्टिकोण है, ये क्या है? ये मानव व्यवहार मूलक है, जो कि इंजीनियरिंग संरचना पर केंद्रित बिल्कुल नहीं है। इसको मानव द्वारा अपनाई गई प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। न्यूनीकरण का गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है, अर्थात विधि निर्माण, बीमा, सूचना, ठीक है, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सब जो है ये क्या है? सार्वजनिक जागरूकता के प्रमुख घटक है, ठीक है। तो इतना ही था इस चैप्टर में, काफ़ी नॉर्मल सा चैप्टर है, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आप कोड वाइज कमेंट में मेंशन कीजिएगा और जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड करी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।